तारीख में सफल उसी व्यक्ति को माना जाता है जिसके लाखों फॉलोवर्स हो, जिसके बातों पे करोड़ों रील बनती हो। लेकिन मेरी नजरों में सफल वही व्यक्ति है जो कवि सम्मेलन के मंच पर भी अगर बैठे तो झाल मुरही और मिर्चा लेकर के बैठे। ये उसके भीतर का गांव है साहब। कुछ लोग हंसी में उड़ा दिए, लेकिन ये उसके भीतर का गांव है जो दिल्ली, भोपाल, रांची सभी जगह जाने के बाद भी खत्म नहीं हो रहा है। ये गांव की महक ऐसी होती है जो आपको वापस खींच करके ले आती है। विश्व गुरु, इनकी किताब अभी बस 10 तारीख से 18 तारीख तक दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला है, उसी में लॉन्च होगी। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, आप लोगों में से किसी भी व्यक्ति से कवि सम्मेलन सुनने के लिए फीस नहीं ली गई है। जो कुछ हमारे दानदाता हैं, जो प्रायोजक हैं, उन्होंने तो दिया है, लेकिन बाकी लोगों के लिए फ्री है। मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा, हिंदी के कवि के पास कुछ नहीं होता, आप लोगों का प्यार ही होता है। यहाँ पे 250 लोग हैं, आप 250 लोगों से मैं एक वचन चाहता हूं कि जिस दिन हमारे नीलोत्पल भाई की किताब लॉन्च हो, विश्व गुरु, आपका मात्र 250, 300, 400 रुपए जाएगा, लेकिन एक किताब और उसके साथ में एक पोस्ट जो आप अभी खींच लेंगे फोटो नीलोत्पल भाई की, और वो फोटो डालेंगे, पूरी दुनिया को ये संदेश जाना चाहिए कि बिहार का लड़का किस तरह से तरक्की की ऊंचाइयों को छूता है। और उसमें आपका ये छोटा सा योगदान, एक साथ सोचिए, जब 250 लोग किसी को टैग करेंगे, कोई किताब जाएगी, तो उसको बेस्ट सेलर फिर से होने में कोई नहीं रोक सकता। जो लिखता है वही बेस्ट सेलर हो जाता है, लेकिन आपकी भूमिका भी उसमें रहनी चाहिए। कभी औघड़ लिखने वाला व्यक्ति, कभी याद जादूगर लिखने वाला व्यक्ति, और कभी आप सब जानते हैं डार्क हॉर्स जैसा, मतलब जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार, युवा पुरस्कार मिल चुका है, जिसको, ऐसा कवि हमारे बीच में है। मेरा बहुत ही खास दोस्त है। पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने बहुत यात्राएं साथ की है। मैं जहां भी जाता हूं, नीलोत्पल को सुनने वाले लोगों के हजारों लोगों की भीड़ आती है, लेकिन नीलोत्पल वो अपनी मस्ती में मग्न, जैसे औघड़दानी, वो क्या सुनाएंगे, वो क्या आशीर्वाद देंगे, ये उनको खुद नहीं पता होता। नीलोत्पल को भी ये खुद नहीं पता कि वो आज आपको क्या सुनाएंगे, आप उनसे क्या सुन लेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जोरदार तालियां बजाइए। बिहार में खांसी का इलाज नहीं। मां शारदे को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और अटल जी की स्मृति को प्रणाम करता हूं। देखिए, विशेष दिन है और हम लोग एक खास दिन में यहाँ मौजूद है। मैं वरुण भाई साहब का बहुत आभारी हूँ कि इतने विशेष दिन में हम लोग कई महापुरुषों के जयंतियों में जाते हैं, लेकिन एक ऐसी शख्सियत जो कवि कुलगुरु हो, जो कवि शिरोमणि भी हो, और हमने अपने कुल से, कवि कुल से अगर देश का प्रधानमंत्री दिया हो, तो ऐसे में कवियों का सौभाग्य कि हम आज अटल जी की स्मृति में यहाँ पर खड़े हैं। अटल जी को याद करते वक्त एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा, इनको सिर्फ आप अगर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री या काम करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में जान पाएंगे, तो मुझे लगता है कि हम कभी थोड़ा कम आपको बता पाएंगे फिर अटल जी के बारे में। एक ऐसा व्यक्ति जो जब विपक्ष में रहा तो क्रोध में नहीं रहा, मर्यादा में रहा, और एक ऐसा व्यक्ति जब सत्ता में रहा तो उन्माद में नहीं रहा, संयम में रहा। ये सीखा गया। अटल जी से किसी ने पूछा कि आप राजनीति में कब आए, एक पत्रकार ने पूछा, तो अटल जी ने कहा कि हम राजनीति में नहीं आए, कि राजनीति कहां से आ गई हमारे बीच में, हम तो ठीक ठाक आदमी थे, उससे भी बेहतर कवि थे, राजनीति हमारे बीच में आ गई। तो एक बात याद रखिएगा कि बहुमत संख्या का खेल है, लेकिन अटल जी जैसे नेता ये बताते हैं कि बहुमत के खेल में आदमी सत्ता से बाहर भी हो जाता है, लेकिन जो नैतिकता की स्मृति में रहता हो, जनता की स्मृति में रहता हो, जो उसके हृदय में रहता है, वो सत्ता से बाहर भले हो जाए, राजनीति से बाहर नहीं होता है। अटल जी की विरासत का मतलब यही है कि नेता ये समझें कि लोकतंत्र प्रश्न पूछने की जो आजादी देता है,
अगर अटल जी जैसे नेता नहीं होते पक्ष में और विपक्ष में, तो फिर लोकतंत्र इस मायने में अनाथ हो जाता कि हम जब विपक्ष में हो तो धमनियां गर्म होने लगती हैं और जब सत्ता में हो तो आंखें तरेड़ने लगते हैं। अटल जी बताते हैं कि राजनीति में शुचिता क्या होती थी, राजनीति में संयम क्या होती थी। मैं उसी संयम के युग को याद करते हुए, जब शब्द हल्के हो रहे हैं, हम एक ऐसे समय में हैं जब शब्द हल्के हो रहे हैं, तब एक शब्दों को वजन देने वाले आदमी की याद में हम यहां पर खड़ा है। मैं उस पीढ़ी को याद करते हुए एक गीत गाता हूं। मैं मंच पर कभी ये कविता सुनाता नहीं हूं, क्योंकि हम लोग अब मदारी के खेल में हैं। कवि होने का मतलब हम लोग का क्या है, वो जो बताए ना शंभू जी अभी कि बाकी तो मान लीजिए इन लोगों को दीजिएगा प्रोग्राम, उसको दिल पे नहीं लेना है, देना तो हम लोग दोनों को भी है प्रोग्राम। वो भावुकता में निकल जा रहा है संचालन में, ठीक है। वो धोती पहनने के कारण पहले तो अध्यक्ष बना दिए गए, अब भावुकता में वैसा वैसा बात निकल रहा है, जबकि प्रोग्राम के बाद सबसे पहले पेमेंट लेने वाले में हम ही लोग दोनों रहेंगे, लिए भापा का क्या हम लोग को बाहर निकलना है, बाकी तो आप लोग यहाँ फरिया लीजिएगा इन लोगों, है ना। तो ये नहीं करना है, लेकिन एक बात जरूर याद वो रखने वाली है कि वो जो पीढ़ी थी, जो सुचिता वाली पीढ़ी थी, हम लोग मदारी के खेल में आ गए हैं। हम लोग अभी प्रेमचंद रंगशाला में हैं, फिर सोनपुर के मेला में भी होना है। यहाँ आदमी सुन रहा है, वहां हम लोग को मुर्रा भैंस सुन रहा है, पशु मेला में खड़ा है, इतने उत्साह में खड़े रहते हैं, इतना ही ज्ञान का बात बोलते हैं। उधर जमुना परी बैठी है बकरी, इधर मिथुन गाय बैठा है, मुर्रा भैंस बैठा है, ऑडियंस जो है वो भैंस पर बैठा है। ऑडियंस उठ के नहीं जा रहा है, जब भैंसिया उठती है तब ऑडियंस भी चले जाता है, लेकर बाहर चला गया। उस माहौल में भी कविता पढ़ना पड़ता है। हम लोग हो चुके हैं अब मदारी, हम लोग का काम है ताबीज बेचना। सांप का खेल दिखाए, उछाले ताबीज, बोले कि एक के पीस बचा है। जैसे एक आदमी ले लिया, फिर कहे अभी 3 पीस और है, वो भाग्यशाली आदमी हाथ उठाओ, फिर उठा के बेचे। ऐसे करके हम लोग 345 ताबीज बेचते हैं, ये हम लोग का काम है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब आप अटल जी की स्मृति में खड़े हैं, तो आपको तब पता चलता है कि कविता केवल मनोरंजन नहीं है। यहां कविता पढ़ना केवल हमारा काम नहीं है, जिम्मेदारी है। और आज के मंच ने उसी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। जितनी शुचिता के साथ शंभू शिखर जी ने इस कार्यक्रम का संचालन किया है, उतनी ही शुचिता और उतने ही यूं समझिए कि औदार्य के साथ उत्कर्ष ने जो शुरुआत की, और अभी तक जो कार्यक्रम यहां तक चला, चंदन जी और अंकिता जी तक, एक बार तालियां बजाइए इस मंच के लिए। शंभू जी धोती पहन के पूरी दुनिया में जाते हैं, इसलिए नहीं जाते हैं इसका वेंटिलेटर बढ़िया होता है धोती का। शंभू जी बताएंगे ना, वो इसलिए जाते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो सप्ताह में 6 दिन टीवी पर आ रहा हो, जो एयरपोर्ट पर उतरता हो तो आदमी पीछे पीछे लटक जाता हो, कभी बिहार वाला शंभू शिखर। लेकिन उसके बावजूद भी वो व्यक्ति दुनिया में अगर कहीं जाए तो अगर अपने गर्दन में गमछा लपेटे मधुबनी पेंटिंग का रखे, चादर मधुबनी पेंटिंग का लिया हुआ, मंजूषा पेंटिंग का लिया हुआ, और ये जब धोती पहन के दुनिया के किसी भी मंच पर जाता है, तो यही बिहार का विजिटिंग कार्ड है, आपका सांस्कृतिक परिचय है। दुबई के शेख जब बैठ के अपने लिबास में कविता पर दाद देते हैं, तो एक आपके बिहार का बेटा होता है जो भारतीय संस्कृति का ध्वजवाहक बनके उनको अपने कविताओं पर झुमाता है और अपने परिवेश के साथ झुमाता है। तो शंभू शिखर ने वो काम किया। अब एक गीत में सुनाता हूं उस पीढ़ी का जिस पीढ़ी को याद हम कर रहे हैं। हम सच में बहुत अभागी पीढ़ी है। हम ढूंढते हैं ऐसी स्मृतियों में कि कहां है ऐसे लोग। वहां से मैं गीत सुनाता हूं। मैंने ये गीत कभी मंचों पर नहीं सुनाया, एक आध जगह कभी सुनाया, लेकिन आज मन कर रहा है वो सुनाता हूं। बहुत बालाजी 4.5 मिनट में जितना विपक्ष को बोल चुका है, उतना पूरे कैरियर अटल जी नहीं बोल पाए। बालाजी जब
अचानक अटल जी बोलने लगे कि बस मेरी सरकार गिरी है, तुम्हारी नहीं। एक बार एक विपक्ष के एक नेता ने ऐसे ही चुटकुले अंदाज में अटल जी को कह दिया, जब 13 दिन की सरकार गिरी, फिर 13 महीने की गिरी, तो अटल जी से कहा कि वाजपेयी जी आप अस्थायी प्रधानमंत्री हैं, आप स्थायी नहीं हैं। तब अटल जी ने कहा कि जिस मुल्क में प्रधानमंत्री स्थायी हो जाएगा वहां लोकतंत्र अनाथ हो जाएगा। यह तो अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री अस्थायी है। राजनीति में शुचिता स्थायी होनी चाहिए, नैतिकता स्थायी होनी चाहिए और काम करने का संस्कार स्थायी होना चाहिए। नेताओं को हमेशा अस्थायी होना चाहिए। आज बहुत अच्छा दिन है कि कुर्सियां बार बार बदल रही है, लोग यहां बदल रहे हैं। और वरुण भैया अब सही जगह पर बैठ गए हैं, हम तो यही कामना करेंगे। एक गीत, किस दौर के ये लोग थे और क्या हम मिसिंग है। कि नदी कुएं तालाब भरे रखते थे आंख में पानी। कि नदी कुएं तालाब भरे रखते थे आंख में पानी। और गुड़ मिश्री जिनसे जलते थे इतनी मीठी वाणी। जीवन जिया जीवन को जिया, जीवन जिया जीवन को जिया। बिन सिद्धि बिन योग बताओ कहाँ गए वो लोग, बताओ कहाँ गए वो लोग, बताओ कहाँ गए वो लोग, बताओ कहाँ गए वो लोग। वो भी शंभू जी बता रहे थे कविता की जरूरत क्यों है। इसलिए भी जरूरत है कि ये चंपारण, जहां जाइए पूरे देश में चंपारण के नाम पर क्या बिक रहा है, हांडी है, चंपारण मीट। बकरा भागता चंपारण वाला है क्या, दौड़ा आ रहा है बकरा, पकड़ो 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 कर, बकरा बकरी बोल रहा, भागो चंपारण आ गया क्या। चंपारण के ट्रेन पर नहीं चढ़ रहा है बकरा। मुर्गा का हालत खराब है, चौ सुनता है कि भागता है, चंपारण तो अभी आता भी नहीं। ये हालत है। तो सोचिए अगर ऐसे कार्यक्रम नहीं होंगे, अगर कला संस्कृति विभाग सजग नहीं होगा, केवल शिक्षा विभाग की अब जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी कला संस्कृति विभाग की भी है। अगर आप सजग नहीं होंगे तो जो चंपारण कभी गांधी के लिए जाना जाता था वो हांडी के लिए जाना जाता है। इतिहास का क्षरण ऐसे भी होता है और हम इतिहास के इस क्षरण को रोकने के लिए मंचों पर खड़ा होना होगा। नहीं तो यही 10 साल के बाद बच्चा जो इंटरनेट पर पढ़ रहा है, इसको पूछिएगा आर्यभट्ट कौन था बाबू, कहेगा ये आलिया भट्ट के खन्ना। ये होगा। और विकिपीडिया में ऐसे ऐसे राक्षस बैठे भी हैं, लगा भी देंगे। इनके खानदान के बहुत योग्य व्यक्ति महेश भट्ट थे, वो भी गिनती करते थे, गिन गिन तारे गिन गिन, रात सतावा तारे गिन गिन। पहले आर्यभट्ट गिने, फिर महेश भट्ट गिनने लगे। तो ये है ना, तू वो वाला तारे गिन गिन, ये वो तारा गिनना नहीं है जो आर्यभट्ट गिने थे, दूसरा तारा गिने। इसीलिए कहाँ गए वो लोग, बताओ कहाँ गए वो लोग। कौन थे वो लोग कि घड़े का ठंडा पानी पीते भीतर रखते आग। घड़े का ठंडा पानी पीते भीतर रखते आग। उसी आग से पकी थी फसलें झूम के गाते फाग। ए बादल को धरती में साने, बादल को धरती में साने,
गजबे था प्रयोग, बताओ कहाँ गए वो लोग, बताओ कहाँ गए वो लोग। कौन लोग थे वो कि बिना घड़ी के समय देखते, कि बिना घड़ी के समय देखते, वक्त की नब्ज पकड़ते, और समय की कितनी आंधी आई जड़ से नहीं उखड़ते। छिति जल पावक गगना समीरा, छिति जल पावक गगना समीरा, के अद्भुत संयोग, बताओ कहाँ गए वो लोग, बताओ कहाँ गए वो लोग। बहुत बहुत धन्यवाद पटना आपका। अरे हम तो अपना आदमी लाए भी नहीं थे, तब कहां से आवाज आ रही। जिसको कल तक टिकना है इस दुनिया में, उसको एक आज तक रखना होता है। क्या सुना दे, एक गीत और सुनाना है, उसके बाद इलाहाबाद वाला भी मत सुनो बाबू, मेरा कला संस्कृति मंत्रालय में पहला ही प्रोग्राम है। अभी एक आगे से इलाहाबाद करवा दोगे, उसको बाद रील बनाने वाले, एक सुनाते रील बनाने वाले लड़के, उसके बाद फिर हम लोग कि स्कूल की दीवारों पर जा दिल बना वाले लड़के। एक तो अटल जी की जयंती, एक बात और आपको बताऊं, मेरा भी जन्म 25 दिसंबर को हुआ है, उनका 24, हमको हमारा 84। अब खाली 4 मिनट पे तो चंपारने लग रहा है। चंपारण हो। एक पीढ़ी कौन सी है सर? इंस्टाग्राम की पीढ़ी है, बहुत प्रतिभाशाली। एक पीढ़ी है सेवाग्राम वाली, सर आपकी पीढ़ी। लेकिन सेवाग्राम वाले भी 100-100 ग्राम करते हुए अब इंस्टाग्राम पर भारी उपस्थिति पहुंचा दी है। इन लोग का हरा बत्ती जलेगा 12-1 बजे के बाद रात को, जब खुद पिशाच एक्टिव होता है, तब लोग ओप्पो का मोबाइल लेकर रजाई में होता क्या है, आधा घंटा में लोग का रिचार्ज खत्म हो जाता, तब ये लोग इलाहाबाद फोन करेंगे पोता को, अरे मंटुआ सूत गया क्या रे? हाँ दादा, इतना जल्दी सो जाता है, कैसे सिलेक्शन होगा? दादा 3 बज रहा है, तो ब्रह्म बेला में उठेगा नहीं जल्दी, क्या हुआ? रिचार्ज कर दो तो। जैसे रिचार्ज हुआ उसके बाद भूत पिशाच आपस में गप करता है कि बुढ़वा जाग गया, अभी तांडव करेगा, हम लोग इमली गाछ से उतरो, निकलो, ये सुतवे नहीं करेगा, डराओगे किसको? उसके बाद लोग देश के प्रख्यात कवित्रियों के पोस्ट पर जाते हैं और लिखते हैं, मैडम आपकी कविता पढ़ी, अभी तक कमरे में बदहवास घूम रहा, दीवार में जाके माथा मार रहा हूं, नाती पोता वेंटिलेटर से बोल रहा है, नाना क्या हुआ, दादा क्या? लोग दरवाजा तोड़ के हमको संभालना चाह रहे हैं, मैंने दरवाजा में हुड़का लगा दिया, कलम चूम लेना चाहता हूं। बहुत टेक्निकल सब बात लिखे, लेकिन इनका जो टेक्निकल टाइम था उसका एक चार्म था, मैं उनको समर्पित गीत कर रहा हूं। उनका क्या समय था सर, जब आप स्कूल जा रहे थे, स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के, अरे चलती तीर को हंस के अपने दिल पर खाने वाले लड़के,
और उड़ती तीर भी स्वैग, कि उड़ती तीर भी खुद पर लेके। ये जितना प्रेम गीत आप लोग सुने ना, सब फर्जी है। इन सब में अकेला लव मैरिज उनकी है। एक प्रेम गीत नहीं लिखे, लिखने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, प्रोग्राम के बाद यहां से निकलो और करो, जाके करो। लेकिन इंट्रोड्यूस करने से कुछ नहीं होगा, इससे नहीं होगा। अब हड़बड़ा के यही मत शुरू करना, आराम से कुछ समय लो, पुख्ता करो। हाँ, कि स्कूल की दीवारों तक पर जा दिल बनाने वाले लड़के, उड़ती तीर को खुद पर लेके लड़ भिड़ जाने वाले लड़के, पर दिल टूटे तो कि दिल टूटे तो बिस्तर पर ही, अरे झील बनाने वाले लड़के, कि दिल टूटे तो बिस्तर पर ही, अरे झील बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने, ये रील बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने, ये रील बनाने वाले लड़के। कौन थे वो लड़के? कि ताजी किताब पर बासी अखबार, एक नजदीक है पर कभी कि मंटुआ के संटुआ को घुसता भी तो आवाज आया। देखना देखना दे। और हम लोग का दिक्कत है, हम लोग कुछ बतियाएंगे, आप लोग कुछ चल जाएगा। आप लोग कहिएगा यार संचालन में तो ठीक दिख रहा था, क्या बोल रहा है, इसलिए हम लोग को चुप रहना पड़ता है। तो क्या है कि ताजी किताब पर बासी अखबार की जिल्द चढ़ाने वाले लड़के, और खा के समोसा सीनियर के सिर बिल टिकाने वाले लड़के। और ऐसे लड़के जो भी निकलेंगे यहाँ से अपने कमरे से ही मैंगो ही बोरिंग रोड में, शाम को सोच के आज जाते हैं वो बढ़िया सेंट खरीद के लाएंगे, जिसको ऐसे छिक छिक करने के बाद खिड़की तोड़ के आती है। ये वाला सेंट पता नहीं कहाँ मिल रहा है, शीशा उसा तोड़ने ऐसे दो शौक नहीं है। लेकिन सेंट का पैसा आधे घंटे के बाद लूसेंट खरीदने में लगा देने वाले कि मेहनत के पथ पर मीलों साइकिल चलाने वाले लड़के, और संघर्षों की आग में तप तकदीर बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने, रील बनाने वाले लड़के। और क्या था वो दौर, एक शेर रट खुद को गालिब मीर बताने वाले लड़के, और बिन चावल बिन दूध बातों की खीर बनाने वाले लड़के, और पुलिया पे बैठे रांझा बनके हीर न पाने वाले लड़के। लेकिन यही अल्हड़ आवारा लड़के जब जिम्मेदारियां संभाल लें, कि जब हक में उठे तो कि जब हक में उठे तो कलमों को शमशीर बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने, ये रील बनाने वाले लड़के। बहुत बहुत धन्यवाद पटना, बहुत बहुत आभार। अब मैं कार्यक्रम के अब हम लोग समापन
ऐसे हम लोग जब किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो हम लोग औपचारिक तौर पर ये बोलते हैं कि अब कार्यक्रम की शीर्ष कलश रखने का समय आ गया है। इस तरह का हम लोग बहुत टफ हिंदी बोलते हैं। लेकिन आज का जो कार्यक्रम हुआ, हमने 9, आपने देखे कि हम लोग 9 लोग थे यहाँ पर। कुछ लोग नहीं आ सके जाम के कारण, क्योंकि इसमें सारे लोग आ गए। एक पोस्टर देखिए, उस साइकिल वाला लड़का छूट गया, वो नहीं आ क्योंकि साइकिल से आ रहा है, वो बस एक आ नहीं पाया। हम लोग 10 लोग होते। लेकिन जिस तरह का कार्यक्रम आज हुआ है और जितनी मोहब्बत के साथ आपने सुना है, पटना हम लोग आते रहते हैं, हर महीने आते हैं, यहीं से उठौना चलता है हम लोग। जब एकदम हम लोग के खिलाफ हो जाता है, ये अब बिहारी को थोड़ा रोको, नहीं आने दो, हम लोग पटना चले आते हैं। यहाँ कुछ न कुछ उठिए जाता है हमारा, सुन लेते हैं, है ना। लेकिन जिस तरह से आपने सुना है, मेरा और शंभू जी का एक ऐसा रिश्ता है, तो बिहार का होने के नाते, दूसरा मंच पर होने के नाते, आगे कुछ हो रहा होता है, पीछे हम लोग कुछ कर रहे होते हैं। मतलब हम लोग समीक्षा कर रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग तो नागार्जुन की विरासत से आए हैं। हम लोग तो बात में दिनकर बोलते हैं, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह बिल्डर भी निकल जाता है हड़बड़ी में। लेकिन जब एक समय था कि जब बिहार के भी कार्यक्रमों में 90% उपस्थिति, मैं इसमें बाहरी भीतरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सांस्कृतिक अपने हिस्से की बात कर रहा हूं, एक सांस्कृतिक उपस्थिति की बात कर रहा हूं, कि जब बिहार में बैठ के बिहार की बात करने वाला भी मंच पे कभी नहीं था, तब शंभू शिखर वो नाम थे जो अकेला पिछले 2 दशकों से बिहार का झंडा उठाते हुए बिहार के नाम से देश के अन्य मंचों पर जाकर अपनी उपस्थिति कराई गई। और आज शायद इसी का नतीजा है कि बिहार के भी लड़के जानते हैं कि भाई जब टीवी में हम एक बिहारी को देख रहे हैं, हम मंचों पर जब देख रहे हैं, तो फिर एक राह बनती है। तो शंभू शिखर ने कवि सम्मेलनों के रास्ते में आने वाली झाड़ियों को हंसुआ से काटा है, उसके बाद एक राह बनी। तो मैं एक ऐसे अपने मित्र और अपने प्रिय मित्र को आवाज देता हूं, जिसने पूरी दुनिया में हास्य का एक सलीका पैदा किया, जिसके हास्य में वो फूहड़पन नहीं है, वो जुमलेबाजी नहीं कर रहा है वो आदमी,